हाय फ्रेंड्स, आज हम राजस्थान राज्य राजनीति का एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है हमारे लोक नीति। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। इसके बारे में क्या है, कई बार परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन हमारे इग्नोरेंस की वजह से वो सवाल हमसे छूट जाते हैं। लेकिन हम आज इसको तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे लोक नीति होती क्या है। लोक नीति की बात करें तो सरकार के द्वारा बनाई गई वो नीति। सरकार का काम क्या होता है? नीति निर्माण करना। तो सरकार के द्वारा बनाई गई वो नीति जो हमारे लोक कल्याण के लिए काम करती है। जो क्या कार्य करती है? लोक कल्याण के लिए काम करती है। उसे हम क्या कहते हैं? लोक नीति कहते हैं। बात करें संविधान की, तो भारत के संविधान के भाग 4 में इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि सरकार या फिर हमारे जो राज्य क्या है, लोक कल्याण को ध्यान में रखकर बहुत सारी नीतियां बनाएगा। ये कहाँ लिखा गया है? हमारे भाग 4 में संविधान के, जिसमें हमारे डीपीएस भी आते हैं। अब सरकार के द्वारा बहुत सारी लोक नीतियां बनाई जाती है, तो लेकिन लोक नीति के अंदर कुछ स्पेसिफिक विशेषताएं होती है। बात करें उनकी, तो लोक नीति की विशेषताओं की बात करें तो सरकार क्या है, नीतियों के माध्यम से अपनी इच्छा को व्यवहारिक रूप देती है कि सरकार किस तरह से कार्य करेगी या कर रही है। वो उनकी नीतियों से हमें साफ साफ देखने को मिलता है। नीतियों के माध्यम से हमें क्या, शासन व्यवस्था की पहचान होती है कि सरकार किस दिशा में कार्य कर रही है। अब हम देखेंगे एक एक करके लोक नीति की विशेषताओं के बारे में। मतलब पहली विशेषता आती है, लोक नीति क्या है? एक गतिशील प्रक्रिया है, जिसका मतलब है कि जो आवश्यकता अनुसार परिवर्तित होती रहती है। जैसी जरूरत हो, जैसे हमारा कोरोना काल आया या हमारे 1990 के अंदर एलपीजी रिफॉर्म किए गए, तो ऐसा देखा जाता है कि जैसी परिस्थिति होगी वैसी ही नीतियों का निर्माण होता रहता है। मतलब जैसी आवश्यकता होती है तो लोक नीति भी क्या, अपना स्वरूप बदल लेती है। लोक नीति की बात करें तो लोक नीति लोकहित पे आधारित होती है। मतलब जनता का जिसमें हित है तो लोक नीति अपने आप ही उसमें परिवर्तित हो जाती है। इसलिए सदैव लोकहित को ध्यान में रखकर लोक नीति बनाई जाती है। लोक नीति का एक ही उद्देश्य है, वो है लोगों का कल्याण, मतलब लोक कल्याण। बात करें लोक नीति की, तो लोक नीति भविष्य उन्मुख होती है। लोक नीति क्या होती है? भविष्य उन्मुख। मतलब लोक नीति निर्माण का एक ही विशेषता होती है कि भविष्य के अंदर हमें कुछ सुधार कार्य करने, लेकिन स्पेसिफिक क्षेत्रों के अंदर हमें सुधार करने, इसलिए हमें क्या, लोक नीति बनाते हैं। इसलिए इसे कहते हैं भविष्य उन्मुख होना। लोक नीति क्या, वर्तमान की अपेक्षा भविष्य पे ज्यादा केंद्रित होती है कि वर्तमान को सुधारने के साथ साथ, वर्तमान को तो सुधारना है लेकिन भविष्य के सुधार भी इसके अंदर निहित होते हैं, तथा भविष्य से जुड़े उद्देश्यों को पूर्ण करती है। लोक नीति क्या है? दिशा निर्देश रेखांकित करती है। लोक नीति क्या, दिशा निर्देश देती है ताकि समस्त प्रशासन इन दिशा निर्देशों का पालन करे और लोक कल्याण के उद्देश्यों को पूरा करे। बात करें हमारे लोक नीति की, तो लोक नीति विभिन्न संगठन, चाहे वो सरकारी हो चाहे गैर सरकारी, दोनों के सहयोग का परिणाम होती है। कभी भी सरकार पूरी तरह से एक तरफा कार्य नहीं कर सकती, इसे गैर सरकारी संगठनों का सहयोग भी लेना पड़ता है। लोक नीति निर्माण में केवल सरकारी नहीं बल्कि गैर सरकारी संगठन भी भागीदार होते हैं, और इन सभी के सम्मिलित सहयोग का परिणाम क्या होता है? हमारी लोक नीति होती है। तो ये हमने कुछ विशेषताएं देखी, एक छठी विशेषता और रह गई है, उसकी बात करें तो लोक नीति कैसी होती है? परिणामोन्मुख। मतलब पहले से तय किया जाता है कि इस नीति को बनाने के बाद हमें इस प्रकार के परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो ये कैसी होती है? परिणामोन्मुख। लोक नीति सदैव इस तरह बनाई जाती है कि जिससे हमारे परिणामों की पूर्ति हो सके। अब हम देखेंगे लोक नीति का स्वरूप, मतलब नेचर ऑफ लोक नीति की या पब्लिक पॉलिसी की बात करें तो लोक नीति क्या स्वरूप में व्यापक होती है और साथ ही साथ विविध भी होती है। बात करें कैसे, सबसे पहले विविधता की बात करें तो एक नीति या लोक नीति सामान्य भी हो सकती है, विशेष भी हो सकती है, विशाल भी हो सकती है, सक्रिय भी हो सकती है, सरल या फिर जटिल भी हो सकती है, सार्वजनिक भी हो सकती है, निजी भी हो सकती है, लिखित भी हो सकती है, मौखिक भी हो सकती है, स्पष्ट भी हो सकती है, अस्पष्ट भी हो सकती है, गुणात्मक भी हो सकती है, मात्रात्मक भी हो सकती है। इसका मतलब लोक नीति के स्वरूप में कई बार क्या है, डिफरेंस पाया जाता है। कैसी भी हो सकती है, हमने कितने सारे प्रकार देखे, इस प्रकार की हमारी लोक नीति हो सकती है। प्रकृति में देखें तो लोक नीति सकारात्मक भी हो सकती है। विविधता तो हमने देख ली कि कितनी विविधता होती है। अब लोक नीति की प्रकृति की बात करें तो लोक नीति सकारात्मक भी हो सकती है। मतलब कि किसी खास समस्या से निपटने के लिए स्पष्ट सरकारी जो आदेश या कार्रवाई होती है उसको शामिल करते हैं, तो ये हमारी क्या है, सकारात्मक लोक नीति कहलाती है। दूसरी नकारात्मक भी हो सकती है। मतलब कुछ मामलों में कार्रवाई न करने के लिए सरकारी अधिकारी के द्वारा लिए गए जो निर्णय होते हैं ना, वो इसके अंदर शामिल होते हैं, जो हमारी नकारात्मक लोक नीति होती है। तीसरी होती है हमारी बाध्यकारी लोक नीति। मतलब लोक नीति क्या है, कानूनी तौर पर बाध्यकारी होती है। लोक नीति क्या होती है, कानूनी रूप पर तौर पर बाध्यकारी होती है, जिससे क्या है, नागरिक वैध समझते हैं। उदाहरण के लिए देखें,
तो जैसे हमारे करों का भुगतान किया जाता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, तो बहुत सारे कर होते हैं जिनका भुगतान किया जाता है। तो ये क्या है, कानूनी रूप से बाध्यकारी होती है और ये बाध्यता ही क्या है, सरकारी संगठनों को निजी संगठनों से अलग करती है। निजी संगठनों के लिए तो हम मना कर सकते हैं, लेकिन सरकारी संगठनों मतलब जो लोक नीति होती है, ये कुछ चीज मामलों में बाध्यकारी हो सकती है। ये तो हमने छोटी-छोटी पॉलिसी देखी, लेकिन कई बार क्या होता है, मैक्रो पॉलिसीज मतलब बड़ी-बड़ी नीतियों का निर्माण भी किया जाता है। सभी विशिष्ट जो हमारी नीतियाँ होती हैं, उनके द्वारा अनुसरण किए जाने वाले सामान्य मार्ग निर्देशों को हम क्या कहते हैं, बृहद नीतियाँ कहते हैं। जो बड़ी-बड़ी नीतियाँ बनाई जाती है, वो हमारी बृहद या मैक्रो पॉलिसीज के अंदर गिनी जाती है। ये व्यापक सिद्धांत जैसे हमारे सामाजिक आर्थिक विकास, समानता, आत्मनिर्भरता, इन सबको शामिल करती है। अब हम देखेंगे सरकार के द्वारा तो लोक नीति बना दी गई, अब नीति निर्माण का क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी बात करें। तो बहुत सारे घटक है जिनका प्रभाव क्या नीति निर्माण पर देखा जा सकता है। मतलब नीति निर्माण पर प्रभाव की बात करें, जब नीतियों का निर्माण किया जाता है तो किन किन चीजों का नीति पर प्रभाव पड़ता है उसकी बात कर रहे हैं। सबसे पहले विचारधारा के प्रभाव की बात करें। जैसी विचारधारा के लोग सरकार में होते हैं, वैसी विचारधारा का लोक नीति पर विचार दृष्टिगोचर होता है। इसका मतलब है, देखने को मिलता है कि जो हमारे नेता होते हैं सरकार में, जो जो नेता होते हैं, उनके जैसे विचार है, उनकी जैसी विचारधारा है, तो लोक नीति भी उसी प्रकार की बनती है। भारत में अनेकों विचारधारा से जुड़े राजनीतिक दल होते हैं जो अपनी अपनी विचारधारा है उनके अनुसार काम करते हैं। लेकिन जब वो गठबंधन बनाते हैं, मतलब यदि उनकी पूरी पूरी सरकार आती है, तब तो अपनी विचारधारा के अनुसार कार्य करते हैं। लेकिन सरकार न बन के क्या होता है, कई बार गठबंधन की सरकार बनती है, तब क्या होता है, कुछ कॉमन मुद्दों पर ही एकत्रित होकर वो नीतियां बनाने का प्रयास करते हैं, अपनी विचारधारा को थोड़ी देर समय के लिए छोड़ देते हैं। फिर जनमत कैसे प्रभावित करता है लोक नीति को, उसकी बात करें तो जनमत का दबाव भी लोक नीति निर्माण में अपनी भूमिका अदा करता है। चाहे वह पर्यावरण का मुद्दा हो या अधिकार का मुद्दा या फिर शोषण का मुद्दा हो, ये बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो क्या करते हैं, लोक नीति को प्रभावित करते हैं। नीति निर्माण में जनता की सक्रियता और प्रभाव तभी संभव होता है जब क्या जनता जागरूक हो। फिर सरकार की छवि की बात करें, प्राय क्या होता है, सभी सरकारी जनता में अपनी छवि को लेकर सचेत है। मतलब ये सोचती रहती है कि जनता हमारे बारे में अच्छा अच्छा सोचे। कई बार सरकार क्या नीति को इस प्रकार से बनाती है कि उसकी छवि खराब ना हो, चाहे उसके अंदर थोड़े से कमियां छोड़ दी जाए, लेकिन उनकी छवि खराब नहीं होनी चाहिए, सरकार सोचती है नीति बनाने समय। फिर बाहरी दबाव की बात करें तो सरकार की नीतियों पर क्या बाहरी देशों का या फिर हमारे अंतर्राष्ट्रीय दबाव भी बहुत काम करता है। ऐसा नहीं है कि जब हमारी पॉलिसीज बनती है तो हमारी बाहरी देश या फिर अंतर्राष्ट्रीय दबाव काम नहीं करता। जैसे हमारे 1990 की जो नीतियां थी, औद्योगिक नीति, उसके अंदर हमारा आईएमएफ और जो वर्ल्ड बैंक था, इसने खूब काम किया था। तो यही उदाहरण है इसमें। 90 के दशक में जो हमारे एलपीजी रिफॉर्म किए थे, मतलब निजीकरण और उदारीकरण, इसको लागू करने में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष मतलब आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक मतलब विश्व बैंक, इनका दबाव था। तो ये देख सकते हैं हमारी नीतियों पे क्या बाहरी देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का दबाव भी हो सकता है। और दूसरे कौन-कौन से कारक हैं जिनका लोक नीति पे प्रभाव पड़ता है? जैसे हमारा आपदा, मनोवैज्ञानिक, व्यक्तिगत आदि का प्रभाव भी हमारी नीतियों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे नीति निर्माण के दौरान क्या है, कौन-कौन से चरण होते हैं, मतलब किन चरणों से गुजर के एक नीति का निर्माण होता है। बात करें, सबसे पहले क्या किया जाता है, कार्यसूची का निर्धारण किया जाता है। सबसे पहले किसका निर्धारण करते हैं लोक नीति निर्माण में, कार्यसूची का निर्धारण। अब बात करें इसकी, इसमें क्या होता है कि सामाजिक समस्या की पहचान की जाती है, क्योंकि हमें लोक नीति बनाते समय एक चीज ध्यान रखनी होती है कि हमें कुछ एक स्पेसिफिक कार्य करना है। स्पेसिफिक कार्य करने की शुरुआत कैसे होती है कि समाज में कौन सी समस्या है, तो हम पहले ये देखेंगे, सामाजिक समस्या की पहचान करेंगे, फिर उसे सरकारी जो कार्यसूची है, ऑफिशियल एजेंडा, उसमें शामिल करने के लिए मांग पैदा करेंगे। मतलब जो नीतिगत आगत जिसे हम कहते हैं या फिर मांग है, तो उसको पैदा करेंगे। फिर नीति सूत्रीकरण की बात करें, पॉलिसी फॉर्मेशन की बात करें, तो समस्या के समाधान के लिए विभिन्न संभावित जो विकल्प है, जो भी हमारे पास विकल्प है, उनका विकास करेंगे, साथ ही साथ उनका विश्लेषण करेंगे। तो ये हम देख रहे हैं जो चरण है, दूसरे चरण क्या है जिसे नीति सूत्रीकरण कहते हैं, पॉलिसी फॉर्मुलेशन। तीसरा आता है नीति अंगीकरण, जिसे पॉलिसी अडॉप्टेशन कहते हैं। तो राजनीतिक प्राधिकारियों जैसे हमारी कार्यपालिका या विधायिका होती है, इनके द्वारा एक विकल्प का चयन करना और उसे कानूनी वैधता प्रदान करना, मतलब ये क्या होता है, प्राधिकारिक निर्णय होते हैं। तो तीसरे चरण में हम क्या पढ़ते हैं, नीति अंगीकरण मतलब पॉलिसी अडॉप्टेशन। फिर बात करें नीति कार्यान्वयन की बात करें, जिसे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं। तो नीति जो हमने बना ली, इसको वास्तविक कार्रवाई में बदलना, कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करना और सेवाओं को वितरण करना, मतलब इसे नीति निर्गत कहते हैं। तो दो चीजें हमने देखी, पहले पॉइंट में हमने एक पॉइंट देखा नीति आगत,
मतलब नीति बनाने के लिए हमने इनपुट कहाँ से लिए, कौन से लिए। दूसरा देखा हमने नीति निर्गत, मतलब हमने जो नीतिगत निर्णय लिए हैं, उनको अब इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है। फिर आता हमारा नीति मूल्यांकन, पॉलिसी इवोल्यूशन की बात करें तो कार्यान्वयन के बाद नीति की प्रभावशीलता, उसके वास्तविक परिणामों मतलब जो आउटकम्स का आकलन करना और इससे प्राप्त जानकारी अगले चक्र के लिए पुनर्निवेश करने का काम करती है। तो हमने देखा जो हमारी नीति मूल्यांकन की, तो जो नीति मूल्यांकन है पॉलिसी इवोल्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारी जानकारी अगले चक्र के लिए क्या करते हैं, पुनर्निवेश और फीडबैक का काम करती है। जो आउटकम्स आते हैं इनका आकलन किया जाता है और आकलन करने के बाद जो जानकारी हमें प्राप्त होती है, इस जानकारी का उपयोग किसमें करते हैं हम, अगले चक्र में जब दोबारा से कोई पॉलिसी फॉर्मेशन किया जाएगा उस टाइम पुनर्निवेश या फीडबैक के रूप में काम करेगी। अब हम देखेंगे लोक नीति निर्माण का संगठन। बात करें लोक नीति निर्माण के संगठन की बात करें तो लोक नीति निर्माण सरकार की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि होती है, अर्थात सरकार के द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं उनमें से एक लोक नीति निर्माण होता है। क्यों? क्योंकि ये लोक नीति क्या करती है, यह नागरिकों और संपूर्ण राष्ट्र के जीवन के लगभग हर एक पक्ष को मतलब सभी पक्षों को छूती है। नीति निर्माण की संरचना के अंतर्गत क्या है, समूची राजनीतिक व्यवस्था शामिल होती है, पूरी पूरी राजनीतिक व्यवस्था। बात करें तो लोक नीति निर्माण में कौन कौन सी संरचनाएं शामिल होती है, तो हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। एक तो होती है हमारी सरकारी संरचना, एक होती है हमारी गैर सरकारी संरचना। सरकारी में कौन कौन आते हैं, ये हमारी कार्यपालिका आती है, प्रशासन तंत्र आता है, विधायक आता है, न्यायपालिका। तो हमारी सरकारी संरचनाएं होती है जो पॉलिसी फॉर्मेशन में कार्य करती है। दूसरे हमारी गैर सरकारी संरचना की बात करें तो हित समूह, हमारे राजनीतिक दल, जनसंचार माध्यम, हमारे सामाजिक आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां। तो इस तरह हमारे बहुत सारी संरचनाएं होती है जो लोक नीति निर्माण में क्या कहती है, भाग लेती है, मतलब इनके इनपुट्स लिए जाते हैं लोक नीति निर्माण के समय। अब हम देखेंगे भारत में लोक नीति निर्माण के अभिकरण की बात करें तो लोक नीति निर्माण के अभिकरणों की बात करें तो लोक नीति निर्माण में मुख्य भूमिका अदा करने वाले कौन कौन से अंग है। पहला अंग आता है हमारा संविधान। संविधान हमें बताता है, मतलब सरकार को ये बताता है उन्हें लोक नीति निर्माण करना है। तो भारत में संविधान नीतियों का मूलभूत स्रोत होता है। संविधान की प्रस्तावना और जो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत होते हैं, ये क्या करते हैं, प्रशासनिक नीतियों के प्रेरणा स्रोत होते हैं, मतलब हमें किस प्रकार की नीतियां बनानी है, इसका एक प्रेरणा स्रोत के रूप में हमारा संविधान काम आता है। इस संसद की बात करें तो सरकार की प्रमुख नीतियां संसद के द्वारा स्वीकृत होती है। जैसे हमारे भारतीय संसद क्या, बजट, अनुदान, पूरक मांगे, प्रश्नकाल, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वाद विवाद आदि, इन सब के माध्यम से क्या नीति निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाती है। कौन? हमारी संसद। फिर आते हैं हमारे दबाव समूह। दबाव समूह की बात करें तो दबाव समूह एक ऐसा माध्यम होता है जिसके द्वारा क्या होता है, सामान्य हित वाले व्यक्ति क्या करते हैं, सार्वजनिक मामलों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। जैसे हमारे भारत में जो हमारे ट्रेड यूनियंस होते हैं, श्रमिक संघ होते हैं, व्यवसायिक संघ, कृषक समुदाय, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, तो इस तरह के हमारे दबाव समूह या दबाव गुट होते हैं। ये सब मिलकर क्या करते हैं, नीति निर्माण को प्रभावित करते हैं। फिर राजनीतिक दल की बात करें तो विभिन्न राजनीतिक दल अपने चुनावी जो घोषणा पत्र होते हैं इनके माध्यम से अपनी नीतियों को जनता के सामने लेके आते हैं कि यदि आप हमें वोट देंगे तो हम इन नीतियों के माध्यम से क्या है, आगे सरकार चलाएंगे और उन पर अमल करने के नाम पर सत्ता प्राप्त करने का प्रयत्न भी करते हैं। तो मीडिया की बात करें तो मीडिया क्या है, नीतियों के निर्माण में प्रभावकारी भूमिका अदा करती है। मीडिया क्या करती है, लोकमत का सृजन करने और प्रचलित जो नीतियां होती हैं उनके अनुकूल काम करती है। कौन? मीडिया। फिर परामर्शदात्री समितियों की बात करें तो अनेक परामर्शदात्री समितियां नीति निर्माण में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है और इन समितियों में जो आर्थिक समन्वय समिति, राजनीतिक मामलों की समिति, आयात निर्यात मंत्रणा समिति, तो इस तरह की बहुत सारी समितियां शामिल होती है जो हमारे नीति निर्माण में सहयोग करती है। अब हम देखेंगे नीतियों के प्रारूप, मतलब फॉर्मेट्स ऑफ नीतियां, मतलब पॉलिसीज। तो पॉलिसीज कितने प्रकार की होती है इसकी बात करें तो समाज विज्ञानियों ने क्या किया, नीति विषयक मुद्दों के वर्गीकरण के लिए बहुत सारे प्रारूप या बहुत सारे फॉर्मेट दिए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा पूछा जाता है हमारा लॉबी का। जो लॉबी का वर्गीकरण है उसकी बात करते हैं, हमारे किसके, नीतियों के बारे में। एक होती है उनके लॉबी के अनुसार नीति होती है एक वितरक, वितरक मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव। संबंध की बात करें तो इसमें क्या होता है, नए संसाधनों के वितरण से संबंधित होती है और ये क्या होती है, समाज के खास वर्ग होते हैं उनके लिए ही बनाई जाती है। जैसे हमारे किसी खास वर्ग, जैसे हमारे बीपीएल होते हैं, एपीएल होते हैं, या किसी खास वर्ग के लिए आर्थिक सहायता, शिक्षा के लिए ऋण दिया जाता है, प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, छात्रवृत्तियां। तो ये हमारे बहुत सारे उदाहरण होते हैं जो हमारे वितरक की तरह कार्य करती है हमारी लोक नीति।
दूसरा होता है पुनर्वितरक, मतलब रीडिस्ट्रीब्यूटिव, मतलब जो विद्यमान संसाधनों का वितरण परिवर्तन करने से संबंधित होती है, कि मतलब पहले से ही वितरण तो किया जा रहा था लोक नीति के अंतर्गत, लेकिन वो ठीक से नहीं था, तो उसको पुनर्वितरण किया गया। जैसे हमारा पीडीएस से चेंज करके आरपीडीएस किया गया और आरपीडीएस से चेंज करके टीपीडीएस किया गया। तो ये पुनर्वितरक के सामान्य से उदाहरण है। बुनियादी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए ये इस प्रकार की नीतियां लाई जाती है। जैसे सामान्य कर जो हमारी आयकर नीतियां होती है, आय के पुनर्वितरण के तत्वों को निष्पादन करने के लिए आयकर नीतियां बनाई जाती है, वो भी इसके अंदर शामिल की जाती है। फिर रेगुलेटरी या नियमन की बात करें, तो कार्यकलाप के विनियमन और नियंत्रण से संबंधित होती है हमारी इस प्रकार की लोक नीति। तो व्यापार सुरक्षा उपायों, सार्वजनिक उपयोगिता आदि का जो नियंत्रण के लिए जो संस्थाएं बनाई जाती है, वो भी हमारे लोक नीति का ही उदाहरण है। जैसे आरबीआई, सेबी, यूजीसी, तो ये हमारे रेगुलेटरी, क्योंकि सरकार ने इन्हीं का निर्माण किस लिए किया है? रेगुलेशन के लिए किया है। संगठक की बात करें तो संस्थाओं की स्थापना पुनर्गठन से संबंधित होती है संगठन। अब हम देखेंगे संघर्ष संबंधी जो विषय नीति विषय की बात करें, तो कोबेर एल्डर ने क्या संघर्ष के आधार पे, किस पे? संघर्ष के आधार पे वैकल्पिक वर्गीकरण प्रस्तावित किया था, जिसमें क्या प्रतिष्ठा और संसाधनों के वितरण से संबंधित मुद्दों पर संघर्ष और विरोध उत्पन्न होता है। अब हम देखेंगे तो 3 शब्द हमने देखे थे शुरू में, जो हम इस लोक नीति के बारे में बात कर रहे थे। 3 शब्द हमने देखे थे, नीति आगत, नीति निर्गत और नीति परिणाम। इनको हम स्पेसिफिक देख लेते हैं थोड़ा-सा। क्यों? क्योंकि कई बार सिर्फ इन शब्दों के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। पहला आता है हमारा नीति आगत, जिसे पॉलिसी इनपुट्स या डिमांड्स कहते हैं। तो कुछ ज्ञात समस्याओं के बारे में सक्रियता और निष्क्रियता के लिए, वे जो समस्याएं हैं समाज के अंदर व्याप्त है, तो उन समस्याओं के बारे में क्या सक्रियता निष्क्रियता के लिए फिर सरकार को आगे बढ़ के काम करना है, या फिर जो काम कर रही है उसको बंद करना है। इसके लिए व्यक्तियों या समूहों के द्वारा राजनीतिक प्रणालियों पर की गई मांग होती है नीति आगत। जैसे हमारी सती प्रथा पर कानून बनाने की इच्छा, तो एक तरह से क्या है कि पॉजिटिव है, कई बार नेगेटिव भी हो जाती है। फिर नीति निर्गत की बात करें, पॉलिसी आउटपुट की है, डिसीजंस की, तो ये कार्यान्वयनकर्ताओं के वास्तविक निर्णय है। ये वे वही होते हैं जो सरकार करती है और जो उससे भिन्न होते हैं, जिसे वह करने जा रहे हैं। जैसे हमारे निर्मित शिक्षा संस्थाएं, पुनर्भुगतान, प्रतिपूर्ति, तो हमारे नीति निर्गत होते हैं। मतलब नीति निर्गत का मतलब होता है पॉलिसी बनाने के बाद किस तरह का आउटपुट्स आ रहे हैं। क्या? नीति निर्माण के बाद किस तरह का आउटपुट्स आ रहे हैं, ये हमारे नीति निर्गत कहलाते हैं। तो नीति परिणाम की बात करें, जिसे पॉलिसी आउटकम्स कहते हैं, तो ये वास्तविक परिणाम होते हैं जो अभिप्रेत होते हैं या अनुप्रेत होते हैं। ये इस बात पे जोर देते हैं कि नीति के द्वारा प्रभावित होने वाले अभिप्रेत लक्ष्य समूह के लिए वास्तव में क्या है। यदि वे अनभिप्रेत परिणाम उत्पन्न करते हैं तो कुछ गलत है। इसका मतलब ये है, तो 3 तरह से हमने देख लिया नीति निर्माण के कुछ पॉइंट्स होते हैं उनमें। नीति आगत का मतलब जब भी हम नीति निर्माण करेंगे, तो किन पॉइंट्स पे प्रभावित होके हमने नीति निर्माण करने के बारे में सोचा। निर्गत की बात करें, तो ये वो पॉइंट्स होते हैं, इसका मतलब ये है जब नीति निर्माण किया जाता है, तो नीति निर्माण करने के बाद। और तीसरा होता है हमारे कौन-सा? ये होते हैं हमारे नीति परिणाम, मतलब जो भी हमारी सरकार के द्वारा पॉलिसी या नीति का निर्माण किया गया है, उसकी कौन-कौन से आउटकम्स आए हैं। मतलब आउटकम्स नॉर्मली क्या होते हैं? लंबे समय के परिणाम होते हैं। जो हमारी नीतियाँ बनाई गई थी, उसके जो-जो परिणाम आए हैं, तो लंबे समय तक वो हमारी जो जनता है, उसको किस तरह से लाभ पहुँचाते हैं या लोगों को किस तरह से लाभ पहुँचा रहे हैं, ये हमारे आउटकम्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे लोक नीति के प्रतिरूप या मॉडल। मॉडल की बात करते हैं, पहला मॉडल आता है संस्थावादी प्रतिरूप। मतलब लोक नीति का निर्माण केवल सरकार के द्वारा किया जाता है तथा उसमें क्या है, किसी अन्य संगठन की भूमिका नहीं होती, तो उसे हम क्या कहते हैं? संस्थावादी प्रतिरूप कहेंगे। यदि आपसे प्रकार पूछा जाए तो आपको यही बताना है, पहला होता है संस्थावादी प्रतिरूप, दूसरा समूह प्रतिरूप। मतलब लोक नीति का निर्माण सरकार के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन लेकिन उसमें क्या है, अन्य संगठनों की भूमिका भी होती है, जैसे हमारा मीडिया, जनमत, दबाव समूह, उसे हम क्या कहते हैं? समूह प्रतिरूप। तीसरा होता है हमारा कौन सा? अभिजात्य प्रतिरूप। उसकी बात करें तो लोक कल्याण को ध्यान में रखकर नीति बनाने का दावा किया जाता है, लेकिन वह वास्तविकता में उस नीति का लाभ केवल जो हमारे निकटतम लोग होते हैं उन्हीं को होता है। मतलब नीति का निर्माण तो केवल ये सोच के बनाया किया जाता है कि सभी को फायदा होगा, लेकिन होता कम से कम लोगों को है। मतलब अभिजात्य मतलब जो हमारे अडानी अंबानी या बड़े बड़े लोग होते हैं उन्हीं को इसका फायदा होता है। फिर अभिवृद्धिकारी प्रतिरूप की बात करें, तो इसके अनुसार लोक नीति का एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है, अर्थात ये एक स्थान पर अथवा एक समय पर नहीं बनाई जाती, बल्कि उसमें क्या है, निरंतर सुधार चलता रहता है। फिर कूड़ादान प्रतिरूप की बात करें,
तो लोक नीति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक समय नहीं किया जाता। मतलब लोक नीति का निर्माण किसी एक व्यक्ति के द्वारा एक समय नहीं किया जाता, बल्कि समय के साथ उसमें क्या अनेक लोगों का योगदान होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, कूड़ादान प्रतिरूप, जिसमें हम क्या सभी अपने-अपना इनपुट्स देते रहते हैं। अब हम देखेंगे लोक नीति का महत्व, सिग्निफिकेंस की बात करें, तो लोक नीति क्या होती है? केंद्र और उसकी समस्याओं पर होता है। लोक नीति क्या है? केंद्र और उसकी समस्याओं पर होता है। बात करें यह क्या राजनीतिक और प्रशासनिक कार्य प्रणाली को परिभाषित और संरचित करती है कि मतलब राजनीति और प्रशासन किस दिशा में कार्य करता है, ये कौन बताता है? लोक नीति बताती है। बात करें तो यह सुनिश्चित करता है, लोक नीति सुनिश्चित करती है कि सरकार क्या करती है और क्या नहीं करती है। लोक नीति की बात करें तो लोक नीति के घटकों को क्या समयबद्ध, कार्यकुशलता और कार्यान्वयन जैसे कारकों में बेहतर प्रस्तुत किया जाता है। बात करें लोक नीति की, तो यह क्या है, विकासशील देशों में दीर्घकालिक विकास योजनाओं और नीतियों को प्राप्त करने का एक बहुत ही आवश्यक साधन होती है। इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने जो राजस्थान की राज्य राजनीति है, उसका एक टॉपिक था लोक नीति, उसके बारे में काफ़ी डिटेल से जानने की कोशिश की। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।